हेलो फ्रेंड, जीके जी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे वीडियो है। आप पढ़िएगा तो आपको खुद एहसास होगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन वाले। ये आपके सेशन सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। BSSC, बिहार दरोगा और जीके का लेवल बहुत थोड़ा हाई है और छोटा वीडियो रहता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। 1793 में जब बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में इस्तिमरारी बंदोबस्ती, यानी इसको अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। इस्तिमरारी बंदोबस्ती को क्या बोलते हैं? तो अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। तो जब ये बंगाल में 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। ठीक है। और ये व्यवस्था तो अस्थाई बंदो व्यवस्था एक कैसा था? तो एक जमींदारों द्वारा भू राजस्व की असूली होता था, यानी इक्तादारी यानी अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा भू राजस्व की वसूली किया जाता था। तो यह एक नई पद्धति थी। किसके द्वारा लाया गया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोपा राज क्षेत्र में स्थित है। तो की गोपा बौद्ध शिक्षा है, वो किस राज्य में स्थित है बताइए? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? की गोपा। ठीक है। और ये बौद्ध का शिक्षा है और यह पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? गोपा। कौन सा है? गोपा। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और इनकी जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में। ठीक है। इनका ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया जिला के निरंजना नदी के निकट, यानी फाल्गु नदी के निकट पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म ने, यानी गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा नाम था। और इनकी माता सौतेली माँ जो थी, गौतमी थी। और बौद्ध धर्म में सबसे पहले भिक्षु के तौर पर कौन सी भी शिक्षा ग्रहण की थी? तो वही प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। और ये की गोपा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। इनको किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जर्मनी के बिस्मार्क देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो जर्मनी के जो बिस्मार्क थे वो भी इनका साथ दिए थे, इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। बापूजी महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है। तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाला जो हिस्सा है उसी में रामेश्वरम पड़ता है। ठीक है। पोखरण-2 परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण-2 परीक्षण 11 मई कब? 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। ये पोखरण दूसरा परीक्षण है। पोखरण पहला परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई। ठीक है। 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। तो ये VVI क्वेश्चन है, आप याद जरूर रखें। पोखरण में पहला परीक्षण यानी पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है। और दूसरा परीक्षण कहीं कहीं 11 मई देता है और कहीं कहीं 13 मई देता है, तो उससे हड़बड़ाइएगा नहीं। 11 रहे या 13 रहे, दोनों रहेगा। ऑप्शन में ऐसे एक ही देगा। 11 मई 1998 ईस्वी को दूसरा परीक्षण किया गया था। एक पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान जिला में जैसलमेर के निकट पड़ता है। ठीक है। और ये पोखरण
II परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। ग्रांड कैन्यन क्या है? तो यह एक नदी है। ठीक है। अब ग्रांड कैन्यन कहते किसको हैं? तो नदी अपनी घाटी में ऊर्ध्वाधर, यानी नदी अपनी घाटी में ऊर्ध्वाधर कटाव द्वारा जो भी आकार की घाटी का निर्माण करते हैं उसी को एक नदी नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं? नदी नाम देते हैं। ठीक है। नदी के दो प्रकार होते हैं, यानी कहने का माने कि जो घाटी बनती है उसका भी दो प्रकार होता है। एक प्रकार होता है गार्ज और दूसरा प्रकार होता है कैनियन। कौन होता है? कैनियन। और कैनियन कोई दूसरा नहीं होता है, जो गार्ज के जो बड़ा रूप होता है यानी उसको विस्तार रूप होता है उसी को कैनियन कहा जाता है। कैनियन जो होता है एक तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ाई होता है। ठीक है। अब इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तर में होता है। ठीक है। कैनियन का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलोराडो नदी और एक है ग्रैंड कैनियन। ठीक है। तो कैनियन का उदाहरण कै हो गए? 3 को। कौन कौन हो? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है कोलोराडो नदी और एक है स्थित ग्रैंड कैनियन। ये दोनों अमेरिका में स्थित है। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी देशांतर होता है। किसी भी मानक रेखा का समय निर्धारित करने के लिए उसकी देशांतर रेखा से मेजर किया जाता है, यानी लॉन्गिट्यूड से। देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, यानी ये सूर्य है तो इसके जस्ट सामने देशांतर रेखा होती है। ठीक है। और ये देशांतर जो रेखा है ये देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी अभी यहाँ 4 बज रहा है तो यहाँ इस समय देशांतर रेखा पे 4:04 होगा। यानी कहने का माने है 4 मिनट का अंतर हमेशा होता है देशांतर रेखा का। ठीक है। बोडो निवासी कहाँ निवास करती है? तो गारो खासी यानी गारो की पहाड़ियाँ पे निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो गारो की पहाड़ियाँ पर। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। ये गारो खासी जनजातियाँ पड़ती कहाँ है? तो यह असम, मेघालय और मिजोरम में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये मेनली रूप से असम में बोडो जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और दूसरा मेघालय में, इसके बाद मिजोरम में। और ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है तो वहाँ पे जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बोडो निवास कहाँ करते हैं? तो गारो की पहाड़ी पे। ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो तीनों जो है मेघालय में स्थित है और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है जो मानसीराम पड़ता है। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है बताइए? तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जब जोड़ती पनामा नहर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को तो इसका कुछ बंटवारा भी करती है, यानी अलग भी करती होगी। तो ये करती क्या है कि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। कौन करती है? पनामा नहर किसको किसको अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, लेकिन जोड़ती किसको है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है। और स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है। और यह इसके दोनों सिरों पर, यानी पनामा नहर के दोनों सिरों पर क्या क्या स्थित है? तो एक है कोलन, कौन सा? कोलन है। ठीक है। दूसरा है पनामा बंदरगाह। ठीक है। पनामा नहर के जस्ट बगल में। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? तो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक इटली में है स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। और कहाँ पे है? तो इटली के सिसिली नामक स्थान पे। कहाँ पे? सिसिली नामक स्थान पे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कहाँ है? इटली में। ठीक है। हिमालय का पर्वत द्वीपीय प्रदेश यानी फुट हिल रीजन्स यह शिवालिक का भाग है। क्या है? हिमालय क्या है? शिवालिक का भाग है। हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 पर्वत श्रेणियों में। चलिए चारों का हम नाम बताते हैं। पहला है महा हिमालय। ठीक है। यह सबसे उत्तर में स्थित है, इस साइड उत्तर पड़ता है। इसे मैप बनाइए। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ और साउथ।
तो इधर जो पड़ता है वो महा हिमालय पड़ता है। इसके बाद लघु हिमालय भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यकर स्थानों पर हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है ट्रांस हिमालय। कौन सा? तो ट्रांस हिमालय। ठीक है। और चौथा क्या है? तीसरा ट्रांस हिमालय हो गया और चौथा हो गया शिवालिक। कौन सा हो गया? शिवालिक। पहला कौन सा हो गया? महा हिमालय, यानी जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं। दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है ट्रांस हिमालय, चौथा है शिवालिक। ठीक है। शिवालिक किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और यह कम ऊंची होने के कारण इसे प्रदीपीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीपीय भी कहा जाता है। शिवालिक की कम ऊंचाई होती है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? सॉरी दोस्तों, रबड़ उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो यह है केरल। सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। यह भारत का 90% जो रबड़ है केरल में ही उत्पादन किया जाता है। यानी टोटल 100% में 90% जो रबड़ है वह कहाँ पाया जाता है? केरल में। कुछ रबड़ का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है। और यह जो 10% है वह तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में रबड़ का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। भारत में कहाँ? भारत में पहला कृत्रिम रबड़ कारखाना 1955 में लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था? तो ये बरेली में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? बरेली। बरेली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो भारत में सबसे पहला रबड़ का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो बरेली में लगाया गया था। बरेली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कब लगाया गया था? तो 1955 में। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है। कॉफ़ी के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, रोबस्टा और एक रोबस्टा है और एक है अरेबिका। कौन सा है? अरेबिका। अरेबिका सबसे महंगा कॉफ़ी होता है और रोबस्टा सस्ती होती है। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा बोलते हैं। कहाँ होने वाली? बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। और ये अनाईमुडी कहाँ है? तो अनाईमुडी केरल में पड़ता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे असैनिक सेवक। कौन से थे? असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय यानी इंडियन कांग्रेस नेशनल की स्थापना किसने किया था? तो असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक। सन 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम ने और उनके साथियों ने मिलकर कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। एओ ह्यूम एक सिविल सेवक थे। क्या थे? एक सिविल सेवक थे जो 1885 ईस्वी में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म दिया। इसके पहले महासचिव थे। कौन थे? तो एओ ह्यूम। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है। तो ये असैनिक क्या हो जाएंगे? सेवक हो जाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 1931 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1931 ईस्वी में। किसके कारण दी गई थी? इन्होंने लाहौर में इन्हें षड्यंत्र किए थे, यानी बम फेंके थे। इसकी वजह से ही इनको फांसी दे दिया गया था 1931 ईस्वी में। ठीक है। लंदन में माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन में माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो ऊधम सिंह ने मारे थे। माइकल ओडायर को किसने गोली मारे थे? तो ऊधम सिंह ने। कब मारे थे? तो मार्च 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या 1940 ईस्वी में कर देते हैं। कहाँ करते हैं? तो लंदन में। ठीक है। अरे माइकल ओडायर कौन था? तो ये जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है। और क्योंकि इन्होंने जालियांवाला बाग में सबसे बड़ा योगदान इन्होंने गोली चलवाया था, इसलिए ऊधम सिंह ने इसका बदला लिए थे। ठीक है। लंदन में और जाकर डायरेक्ट इसको मार दिए थे। ठीक है। मारने के बाद इनको फांसी हो जाता है। और यह कहाँ के थे ऊधम सिंह? तो ये पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता बाद क्या हुआ? यानी स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ था मेनली रूप से इसकी असफलता का कारण क्या रहा था? तो असहयोग आंदोलन।
ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या रहा था असफलता का, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है। 1900 स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1923 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1930 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, देशबंधु, चित्तरंजन दास, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। इसकी असफलता का कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है। इसका मुख्य कारण उस समय चौरी चौरा कांड हुआ था 1924 ईस्वी में ही। तो इसके कारण से इन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, सॉरी दोस्तों 1924 बोल दिए हैं, 1922 ईस्वी में हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 में हुआ था और ये बढ़िया से चल रहा था। लेकिन इसमें कुछ नेताओं ने इसका जो कर रहे थे आंदोलन, इसमें कुछ हुड़दंग नेताओं ने इस असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस समय चौरी चौरा कांड हो गया था। उसमें सिपाहियों को पकड़कर जेलों के माध्यम से ट्रेनों में आग लगा दिया गया था और हथियार लूट लिए थे। इसी कारण से महात्मा गांधी ने शुरू किए थे असहयोग आंदोलन और इसको वापस ले लेते हैं। इसीलिए स्वराज पार्टी का गठन का मुख्य असफलता क्या होता है, असहयोग आंदोलन। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर हैं, तो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पे। यहाँ कितने परसेंट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल भारत में मानने वाले बौद्ध का 77.36% केवल महाराष्ट्र में है, यानी सबसे ज़्यादा बौद्ध मानने वाले कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये चीन से सीमा साझा करता है। चीन हो गया, भूटान हो गया, और एक और राज्य है देश है जिसको म्यांमार बोलते हैं। ये 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्मावली प्रथम कौन है, यानी टोटल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, जबकि दूसरे नंबर पे कहाँ है, तो है अरुणाचल प्रदेश में। जोशीमठ यहीं पड़ता है। ये बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।